हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया था उसमें हमने देखा था जो उत्तर वैदिक काल है उसका समाज कैसा था, जिसमें हमने देखा था जो समाज था उसमें अभी भी विधवा विवाह था, जिसके लिए हमने जो देदिशु, देधिश्व्य, पौनभर जैसे शब्द का उल्लेख देखा। उसके बाद हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल के समाज में अभी भी नियोग प्रथा थी और नियोग से उत्पन्न संतान को क्षत्रिय कहा गया। उसके बाद हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल में अभी भी ऋग्वैदिक काल की तरह दास प्रथा थी और जो दास थे वो किस लिए थे, गृह कार्य के लिए, इसीलिए उनको गृह सेवक कहा गया। उसके बाद हमने देखा था कि जो उत्तर वैदिक काल के लोग हैं वो अभी भी आभूषण पहनते थे और जो आभूषण थे वो किसके बने हुए थे, सोने के बने हुए थे। जैसे मुकुट, जिसके लिए कुरीर शब्द का उपयोग हुआ, गले का हार जिसके लिए निष्क शब्द का उपयोग हुआ, झुमका जिसके लिए कर्ण शोभन उपयोग हुआ, जो कान की बाली होती थी जिसके लिए प्रवर्त शब्द का उपयोग हुआ। तो इस प्रकार के हमने कुछ आभूषण देखे थे। उसके बाद हमने उत्तर वैदिक काल की शिक्षा देखी थी कि समाज में शिक्षा कैसी थी। तो अगर शिक्षा की बात करें तो जो एजुकेशन थी वो अभी भी कैसी थी, ओरल थी, मौखिक शिक्षा दी जाती थी। और कहाँ पर दी जाती थी, आचार्य कुल में दी जाती थी। और शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा जो है हमारी दक्षिणा मुक्त थी, मतलब गुरु कोई दक्षिणा नहीं लेता था, बल्कि जो शिष्य होता था, जो स्टूडेंट होता था, अपनी एजुकेशन फिनिश होने के बाद शिक्षा की समाप्ति पर अपनी मर्जी से जो गुरु को भेंट देता था उसी को गुरु दक्षिणा कहा गया। उसके बाद हमने देखा था जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें जो विषय थे उस समय पर उनकी सूची दी गई है, सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है कि उस वक्त कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। जैसे हमारा सर्प विज्ञान, प्राण विज्ञान, इतिहास, वेद, गणित, ये सारे सब्जेक्ट हमें छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलते हैं। छांदोग्य उपनिषद में ही जो शिक्षालय है, जो स्कूल से उसके टाइप्स बताए गए हैं, जो शिक्षालय थे उसके प्रकार का वर्णन दिया गया है। अगर शिक्षालय की बात करें तो हमें 3 प्रकार के शिक्षालय उत्तर वैदिक काल में देखने को मिले, चरण, चरक और पितृकुल। जो पितृकुल था यहीं से जो है शिक्षा की शुरुआत होती थी। घर पे बच्चे को जो सबसे पहले शिक्षा दी जाती थी उसे पितृकुल कहा गया। उसके बाद हमने देखा था जो शिक्षा थी जब उसका व्यवसायीकरण हुआ, जो एजुकेशन थी जब कमर्शियलाइज हुई, तब गुरुकुल किस में बदल गए, आचार्य कुल में बदल गए। उसके बाद हमने देखा था उत्तर वैदिक काल का जो चिकित्सा थी वो कैसी थी। तो अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद में जो है रोग और रोग से जुड़े उपायों के जो है वर्णन दिया गया है। रोग की अगर बात करें तो जैसे वात रोग जो पेट के रोग होते थे, कुष्ठ रोग जो शरीर के होते थे जिसमें शरीर गलने लगता था, फूल उसमें से मुआद वगैरह निकलती थी, उस तरह के जो रोग होते थे उनको कुष्ठ रोग कहा गया। और हमारा जैसे सर्पदंश, सांप के काटने के जो उपाय होते थे, अगर किसी को सांप काट ले तो कैसे बचाया जाए, तो ये सारी चीजें हमें किसमें देखने को मिलती है, अथर्ववेद में देखने को मिलती हैं। उसके बाद हमने देखा था जो उत्तर वैदिक काल का चिकित्सक था, जो डॉक्टर था, उसको भीषज कहा गया। उसके बाद हमने उत्तर वैदिक काल के मनोरंजन देखे थे कि जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे वो मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे, जिसमें हमने देखा था उत्तर वैदिक काल के लोग घुड़ दौड़ करते थे, घोड़े की रेस होती थी, रथ दौड़, रथों की रेस होती थी, मल्लयुद्ध करते थे, जो कुश्ती होती थी हमारी, मेलन जो मेला था जिसके लिए समन शब्द का उपयोग हुआ, मेला लगता था। और संगीत था, संगीत की अगर बात करें तो संगीत में हमें 3 चीजें मिली, गीत जो सॉन्ग होते थे, वाद्य यंत्र जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और हमारा नृत्य जो डांस। नृत्य की अगर बात करें तो जो लड़कियों का नृत्य था उसको नृत्य कहा गया, और लड़की के जो लड़कों का नृत्य था, जो लड़कों का डांस था उसको नृत्य कहा गया। वाद्य यंत्र की बात करें तो हमें उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के वाद्य यंत्र देखने को मिले, बांसुरी, वीणा और हमारा जो ढोल था। ढोल के लिए जो शब्द उपयोग हुआ वो था द्वैधाम। बांसुरी के लिए नट शब्द का उपयोग हुआ, और जो वीणा थी उसके लिए करकाती शब्द का उपयोग हुआ। तो ये थे उत्तर वैदिक काल के एंटरटेनमेंट, जो मनोरंजन के साधन थे। उसके बाद हमने देखा था जो खान पान था उत्तर वैदिक काल का वो कैसा था। तो खान पान की अगर बात करें तो खान पान अभी भी ऋग्वैदिक काल की तरह था। जैसे ऋग्वैदिक काल में दूध और दूध से बने उत्पादन खाए जाते थे, बस अब उत्तर वैदिक काल में पकवान आ गए थे। पकवान की अगर बात करें जैसे कई प्रकार के चावलों का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। चावलों से खीर बनने लगी, और खीर के लिए कौन सा शब्द उपयोग हुए, दधी दहन जैसे जो शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ था, खीर के लिए। अब अगर खीर की बात करें तो उस समय पे कोई गुड़, शक्कर या चीनी वगैरह तो थी नहीं, तो जो खीर थी उसको मीठा कैसे बनाया जाता था। तो हमने देखा था खीर को मीठा बनाने के लिए शहद का उपयोग किया जाता था। तो ये था उत्तर वैदिक काल का समाज। और भी कुछ खान पीन के जो हमारे शब्द थे जैसे घी और मक्खन, उसके लिए नवनीत शब्द का उपयोग किया गया।
दूध के लिए पायस शब्द का उपयोग हुआ, गेहूं के लिए गोधूम शब्द का उपयोग हुआ, और चावल के लिए जो धान था उसके लिए ब्रीही शब्द का उपयोग हुआ। तो ये था उत्तर वैदिक काल का समाज। उसके बाद हमने शुरू किया था जो उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन था वो कैसा था। तो हेडिंग डालिए उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी लेटर वैदिक पीरियड की, जिसमें हमने कल थोड़ा सा शुरू किया था, जिसमें हमने कंपेयर किया था ऋग्वैदिक काल को और उत्तर वैदिक काल को। तो हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था कि लोग कैसे थे, घुमंतु थे, यायावरी थे। जबकि उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल के लोग एक जगह स्थिर हो गए, जिससे जनपद बना। कई लोग मिलकर क्या बनाते थे, जन, और कई सारे जन मिलकर जनपद बनाए। जब लोग एक जगह ठहरने लगे तो क्या बना, जनपद बना। अब जनपद बना तो जनपद मतलब क्षेत्र आया, टेरिटरी आई, और उस क्षेत्र की रखवाली के लिए राजा बनाया गया। अब प्रॉपर राजा आ गया। तो राजा के लिए जो राजा था उसकी हेल्प के लिए कुछ अधिकारी वर्ग बनाए गए। तो यहां से क्या आया, अधिकारी वर्ग आया। उसके बाद हमने देखा था ऋग्वैदिक काल में जो हमारे लोग थे वो कैसी खेती करते थे, झूम खेती करते थे। मतलब अभी भी कोई नियमित कृषि नहीं थी। जबकि उत्तर वैदिक काल की बात करें तो नियमित कृषि आ गई थी, क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी। अब गहरी खुदाई जो है वो संभव थी। तो इसी वजह से उत्तर वैदिक काल में हमने नियमित कृषि देखी। ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो क्या, जो फल फूल जंगल वगैरह से कंदमूल वगैरह जो इकट्ठा करते उसमें से कुछ हिस्सा अपनी मर्जी से मुखिया को उपहार के रूप में दे देते थे, जिसको बलि कहा गया। जबकि उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो नियमित कृषि आने से नियमित उत्पादन हुआ। अब नियमित उत्पादन हुआ तो उसमें से नियमित कर लगा, और जो कर लगा उसको बलि कहा गया। अब जो कर था, जो बलि थी, इसको कलेक्ट करने वाले को, जो इसका संग्राहक था, उसको समाहर्ता कहा गया। तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में कवर कर ली थी। तो अगर आर्थिक जीवन की हम बात करें तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसे ऋग्वैदिक काल, एक साइड लिखिए उत्तर वैदिक काल, और एक साइड लिखे 600 ईसा पूर्व 600 बीसी के बाद का जो टाइम पीरियड था। ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो इसका टाइमलाइन क्या था, 1500 बीसी से 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइमलाइन था 1000 बीसी से 600 बीसी। और ये हमारा 600 बीसी के बाद का टाइम पीरियड। ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो कैसे थे, घुमंतु, यायावरी लोग थे। जबकि उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो लोग अब क्या हो गए थे, स्थिर हो गए थे। मतलब जो घुमंतु लोग थे, जो लोग थे, तो कई लोग मिलकर क्या बने, कई लोग मिलकर जन बने। अब जो ये लोग थे ये अब तक घूम रहे थे। उत्तर वैदिक काल में ये एक जगह आकर ठहरने लगे। तो एक जगह एक आदमी आके रहा, फिर दूसरा रहा, तीसरा रहा, तो ऐसे बहुत सारे जन एक जगह मिलकर रहने लगे। तो बहुत सारे जन मिलकर क्या बना, तो जन मिलकर जनपद बना। तो उत्तर वैदिक काल में क्या आ गया हमारा, जनपद। जैसे एक जन, दो जन, तीन जन मिलकर रहने लगे तो क्या बना हमारा, जनपद। तो यहां से क्या आ गया, जनपद। इसी प्रकार अगर 600 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो वहां पर कई सारे जनपद मिलकर महाजनपद बना। जैसे जनपद 1, जनपद 2, जनपद 3। तो इसी प्रकार क्या बना, बहुत सारे जनपद मिलकर महाजनपद बना।
और महाजनपद की अगर कुल संख्या की हम बात करें तो महाजनपद कितने थे? 16। और इसी को क्या कहा गया? सेकेंड अर्बनाइजेशन। अगर फर्स्ट अर्बनाइजेशन की बात करें तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या थी हमारी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद सेकेंड अर्बनाइजेशन कब आई हमारी? 600 ईसा पूर्व के बाद। क्योंकि ऋग्वैदिक काल जो था हमारा, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, ये कैसा था? ग्रामीण था। और शहरी दोबारा कब आया? हमारे जो नगर है वो कब आए? 600 ईसा पूर्व के बाद। इसीलिए अगर पेपर में पूछा जाए सेकेंड अर्बनाइजेशन तो वो कब आया? जो हमारी 600 ईसा पूर्व के बाद जो समाज आया वो क्या था हमारा? सेकेंड अर्बनाइजेशन था। तो इसको ऐसे समझिए, जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे ये झूम खेती करते थे। यहाँ पर कोई भी नियमित कृषि नहीं थी। जबकि उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो यहाँ पर लोहे की खोज हो चुकी थी। अब लोहे की खोज से क्या आया? नियमित कृषि आई। और नियमित कृषि से क्या हुआ? नियमित उत्पादन हुआ। अब उत्पादन बढ़ा। जब उत्पादन बढ़ा तो क्या आया? शिल्प आया, क्राफ्ट। व्यवसाय बढ़ा लोगों का। और व्यवसाय बढ़ने से क्या हुआ? जब शिल्प आया तो व्यापार वाणिज्य शुरू हुआ, ट्रेडिंग शुरू हुई, व्यापार वाणिज्य आया। और यहीं से नगर का निर्माण हुआ। और ये नगर ही क्या बने? हमारे महाजनपद, जिनको सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो जो घूम रहे थे, घूमते घूमते अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उत्तर वैदिक काल में जाते जाते वो लोग क्या हो गए? एक जगह ठहरने लगे। अब लोग एक जगह ठहरे, इकट्ठे हुए, तो उससे मिलके क्या बना? जनपद बना, एक क्षेत्र बना। इसी प्रकार 600 ईसा पूर्व तक जाते जाते बहुत सारे जनपद मिलकर महाजनपद बने। जब नगर आया, और नगर कैसे आया? जब व्यापार वाणिज्य बढ़ा। लिखिए इसको। लिख लिया यहाँ तक? तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, उत्तर वैदिक काल का मुख्य अर्थव्यवस्था, अगर मेन इकोनॉमी की हम बात करें, मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि थी। क्योंकि या आते हैं इसीलिए उत्तर वैदिक काल के लोग उत्तर वैदिक काल के लोगों का जीवन स्थिर था। जबकि ऋग्वैदिक काल के लोग ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य अर्थव्यवस्था पशुपालन था। इसलिए इस काल के लोग
यायावरी जीवन व्यतीत करते थे, घुमंतु जीवन। सेकंड पॉइंट डालिए, अगर हम मुख्य अर्थव्यवस्था, मेन अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमी थी उत्तर वैदिक काल की, उसकी बात करें, उत्तर वैदिक काल की मुख्य अर्थव्यवस्था तो क्या थी? मुख्य जो अर्थव्यवस्था थी वो थी कृषि। जबकि अगर उत्तर वैदिक काल की गौण अर्थव्यवस्था की हम बात करें, उत्तर वैदिक काल की गौण अर्थव्यवस्था मतलब मिनिमल इकोनॉमी, बहुत ही कम अर्थव्यवस्था जिससे आती थी, वो क्या थी? पशुपालन। मेन किस पर डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पर। इसी तरीके से अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें, ऋग्वैदिक काल की मुख्य अर्थव्यवस्था पशुपालन थी। और अगर गौण अर्थव्यवस्था की बात करें ऋग्वैदिक काल की, जो मिनिमल इकोनॉमी थी, ऋग्वैदिक काल की गौण अर्थव्यवस्था वो क्या थी? हमारी कृषि। उस समय पे कोई नियमित कृषि तो थी नहीं। हो गया यहाँ तक? अब अगर आगे बात करें तो जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में हमने क्या देखा था? कृषि के लिए देवता का उपयोग हुआ है। जो कृषि थे उसके लिए देवताओं का उपयोग हुआ था। जबकि उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कृषि के लिए देवियों का उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल में कृषि के लिए देवताओं का उल्लेख है। जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि के लिए देवियों का उल्लेख है। देवियों की अगर बात करें, जैसे सीता, अनुमति, सिनविल। सीता की अगर बात करें तो आगे चल के सीता जो है सरकारी जो जमीन है उसके लिए उपयोग होने लगेगा। जो सरकारी भूमि है उसके लिए सीता शब्द का उपयोग हो जाएगा। अभी अगर सीता शब्द की बात करें तो वो किस लिए हुआ है? कृषि की देवी के रूप में प्रयोग हुआ है। अगर इनके विनिमय जो लेन देन था, लेन देन की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जिस तरीके से लेन देन होता था, जो बार्टर सिस्टम था, वस्तु का विनिमय प्रणाली से जो है हमारा लेन देन था, उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल में भी वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जो बार्टर सिस्टम था, उसी से लेन देन होता था। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन था।
बार्टर सिस्टम। अब हमने देखा था उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। अब लोहे की खोज हो गई थी तो उत्तर वैदिक काल में जो फावड़ा होता है जो कृषि के लिए यूज होता है, और हमारी हसिया लोहे की, इनका निर्माण मिला उत्तर वैदिक काल में। क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी, अतः इस काल में फावड़ा और हसिया का वर्णन है। फावड़ा तो आप सभी जानते होंगे, जो खेत में खुदाई के काम आता है। हसिया की अगर बात करें तो जो गांव के बच्चे हैं उन्होंने देखा होगा, घर में एक दरात होता है। अभी आम का सीजन है तो आम के जो अचार डलता है, तो आम काटने के लिए एक इस तरीके का औजार होता है, एक लकड़ी का पट्टा होता है जिसपे एक ऐसे लोहे का दरात बना होता है जिससे चीजें काटी जाती है, तो इसको हसिया कहा जाता है। फावड़े की अगर बात करें तो फावड़े के लिए उत्तर वैदिक काल में आखन शब्द का उपयोग है। और हसिया की अगर बात करें तो हसिया के लिए लवित्र शब्द का उपयोग हुआ। लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक। अब अगर पेपर में पूछा जाए, जो हमने कल की क्लास में भी किया था, जो लोहा है, लोहे से बने उपकरण उत्तर वैदिक काल में किस स्थान से मिले, तो हमने कल पढ़ा था एटा जिला के, जो यूपी का एटा जिला है उसके अतरंजी खेड़ा नामक जो स्थान है वहां से हमें लोहे के उपकरण मिले थे। अथर्ववेद में जो है, जो वर्षा थी उसके लिए मंत्र का उपयोग हुआ है, तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? अथर्ववेद में वर्षा के लिए मंत्र का प्रावधान है। हो गया यहां तक। नेक्स्ट लिखिए। अगर उत्तर वैदिक काल के अनाज की हम बात करें, उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से अनाज थे, तो ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था एक तरफ उत्तर वैदिक काल लिखिए। ऋग्वैदिक काल में गेहूं था, और नहीं, गेहूं हमारा उत्तर वैदिक काल में आया है। ऋग्वैदिक काल में धान और जौ था। धान के लिए ब्रीही शब्द का उपयोग हुआ और जौ के लिए यव शब्द का उपयोग हुआ। उत्तर वैदिक काल में अगर बात करें तो धान यहां पर भी था, जौ भी था, इसके अलावा यहां पर गेहूं आ गया, उड़द आ गया, जो उड़द की दाल है, मूंग दाल आ गई, मसूर की दाल आ गई। धान के लिए व्रीहि शब्द का उपयोग हुआ, जौ के लिए यव शब्द, गेहूं के लिए गोधूम, उड़द के लिए मांड, मूंग के लिए मुग्ध, मुद्ग शब्द यूज हुआ, और मसूर के लिए मसूर शब्द ही रहा है। तो उत्तर वैदिक काल में जो अनाज है इनका उल्लेख हमें यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में इनका उल्लेख है।
लिखिए यहां तक, हो गया। अब अगर मृदभांड की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो मृदभांड थे, उत्तर वैदिक काल में हमें 4 प्रकार के मृदभांड देखने को मिलते हैं। जो मिट्टी के बर्तन थे, मृदभांड की अगर बात करें तो कितने प्रकार के हैं? उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया? उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड है। पहला, काले एवं लाल रंग के मृदभांड, ब्लैक एंड रेड वेयर। दूसरे की अगर बात करें तो काले रंग के मृदभांड, ब्लैक वेयर। तीसरा, लाल रंग के मृदभांड, रेड वेयर। और जो फोर्थ है, जो सबसे ज्यादा फेमस था, वो है हमारा चित्रित धूसर मृदभांड, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पीजीडब्ल्यू। पेंटेड ग्रे वेयर। तो ये 4 प्रकार के मृदभांड जो है हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिले। लिखिए इसको। अब अगर धातु की बात करें, जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे उन्होंने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो उत्तर वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले जो तांबा था उसका उपयोग किया। तो धातु कौन सी है? उत्तर वैदिक काल के लोगों ने सर्वप्रथम तांबे धातु का उपयोग किया। इसके अलावा, तांबे के अलावा और लोहे के अलावा उत्तर वैदिक काल के लोग अन्य धातुओं से भी परिचित थे, जैसे जो सीसा हो गया। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे और तांबे के अलावा अन्य धातु से भी परिचित थे। जैसे टीन, सीसा आदि। तो ये हुआ हमारा धातु। लिख लें यहां तक। अब अगर उद्योग की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो उद्योग था, अगर मुख्य उद्योग की बात करें तो ऋग्वैदिक काल की तरह जो उत्तर वैदिक काल का मेन उद्योग था, जो मेन इंडस्ट्री थी, वो कपड़ा उद्योग था। तो अगला पॉइंट क्या है? उत्तर वैदिक काल का उद्योग। फर्स्ट पॉइंट लिखिए,
उत्तर वैदिक काल का मुख्य उद्योग ऋग्वैदिक काल की तरह कपड़ा उद्योग है। जो उत्तर वैदिक काल है इसमें हमें और भी कई सारे उद्योग जो है उसका वर्णन मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल में अन्य उद्योग का वर्णन है। जैसे स्वर्णकार जो सोने का काम करता था, रथ का काम करने वाला रथकार, धातु को शुद्ध करने वाला धातु शोधक, चमड़े का काम करने वाला चर्मकार, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ाई। और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में हमें व्यापारी का भी उल्लेख मिलता है। लिख लें यहां तक। अब अगर जो व्यापारी वर्ग थे, जो उद्योग था, इनकी अगर हम बात करें तो ये हमें पुरुषमेध सूक्त जो है उसमें मिलता है इनका वर्णन। पुरुषमेध सूक्त में मिलता है। यहीं पे अगर बात करें तो जो सतपथ ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण में हमें जो महाजनी प्रथा थी, जो सूदखोर था, उसका वर्णन मिलता है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? सतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा, सूदखोर का जो ब्याज पर पैसे देता था, वर्णन मिलता है। लिख लिया यहां तक? हो गया यहां तक? अगला है, अगर उत्तर वैदिक काल की इकाई की हम बात करें, जो माप की इकाई थी, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, माप की इकाई, तो पहली है हमारी निस्क। निस्क की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो निस्क था वो सोने के आभूषण के लिए यूज हुआ था, जबकि उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो निस्क एक मुद्रा के रूप में यूज हुआ है। अगली है हमारी पाद, दूसरी है हमारी कृष्णल। तो ये कुछ माप की इकाई थी हमारी जो उत्तर वैदिक काल में दी गई है, और इनका उल्लेख हमें किससे मिलता है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में इनका उल्लेख है। जिस तरीके से हमारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल में जो बाट थे, जो बटकरे थे, उनकी भी यूनिट है, जो वेट, यूनिट्स ऑफ वेट अगर हम बात करें।
तो अगला क्या है हमारा, बाट की इकाई, यूनिट ऑफ वेट्स। तो माना जाता है कि जो कृष्णल थी, ये जो हमारी बेसिक यूनिट है वेट की, जो मूलभूत इकाई है बाट की, वो क्या है हमारी कृष्णल। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, संभवतः कृष्णल बाट की मूलभूत इकाई है। बेसिक यूनिट। इसके अलावा वेट के लिए जो यूनिट्स यूज होती थी वो है हमारी रत्ती। आज भी शायद गांव में अगर आप देखोगे जो सुनार होते हैं, वो जो सोना है वो किस में तोलते हैं, रत्ती में उनके पास होता है। एक मुहावरा भी सुना होगा कि मैं तुम्हें रत्ती भर कुछ भी नहीं दूंगा। तो रत्ती कहाँ से आया है, यहीं से आया है। और रत्ती जो है वो माप की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। जो बाट है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है हमारी, रत्ती। रत्ती क्या है, सबसे छोटी इकाई। और रत्ती के अलावा एक और इकाई है गुंज। तो ये थी हमारी बाट की इकाई। लिख लिया यहां तक सभी ने। अब अगर बात करें जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो नगर था, नगर का निर्माण कैसे हुआ, तो हेडिंग डालिए उत्तर वैदिक काल में नगर का निर्माण। उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था जो कृषि थी वो कैसी थी, नियमित कृषि। जिससे क्या हुआ, नियमित उत्पादन हुआ। और उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था लोहे की खोज हुई थी। अब लोहे की खोज हुई तो लोहे की खोज से कुछ कृषि के उपकरण बने, जिनसे क्या हुआ, जो कृषि थी उसकी जुताई और खुदाई क्या हुई, संभव हो पाई, जिससे जो उत्पादन था वो क्या हुआ, बढ़ा, सरप्लस हुआ। अब जब ये सरप्लस हुआ तो इससे क्या आया, सरप्लस से हमारा बचत आया। अब जब लोगों के पास ज्यादा चीजें हुई तो क्या करने लगे, बचत करने लगे। अब जब उन्होंने इतना कमा लिया कि अब उनके पास बचने लगा, तो बचत से क्या हुआ, बचत ने हमें क्या दिया, अवसर और अवकाश। अवसर की अगर बात करें तो अवसर कैसा, मतलब कुछ नया काम करने के लिए। अब तक लोग क्या कर रहे थे, कृषि। अब कृषि से उत्पादन हुआ, ज्यादा हुआ, उत्पादन ज्यादा हुआ तो लोगों की बचत होने लगी। और जब बचत होने लगी तो अब लोगों को मौका मिला, अवसर मिला कुछ नया काम शुरू करने का। अवकाश की अगर बात करें तो कुछ लोग क्या होते हैं कि अभी तो बहुत कमा लिया, चलो अब छुट्टी ले लेते हैं, अब आराम करते हैं। तो अब लोगों को क्या मिला, अवसर और अवकाश। और इसी से क्या हुआ, चिंतन और तर्क आया, चिंतन एवं तर्क, थिंकिंग और रीजनिंग हुई। और चिंतन और तर्क से क्या आया, व्यापार आया। या इसको ऐसे लिखिए, चिंतन और तर्क से क्या आया, व्यक्ति का उपयोगिता, व्यक्ति उपयोगिता हो गया। और उपयोगिता से हमारा क्या आया, व्यापार। व्यापार से किसका निर्माण हुआ, नगर का विकास हुआ। और जब नगर का विकास हुआ व्यापार आने से,
तो नगर से क्या हुआ, असमानता बढ़ी। जब नगर आए तो लोगों के बीच क्या बढ़ी, असमानता। नगर से हमारा असमानता आया। नगर का विकास हुआ तो महाजनपद आए, जिससे राजा आया, लिपि आई। तो नगर के विकास से लोगों के बीच में असमानता बढ़ी। जब नगर आई उससे क्या बने, नगर जुड़कर क्या बने, महाजनपद। ये हमने पीछे किया था अभी। और इसमें अब क्या आ गई, लिपि आ गई, रिटन स्क्रिप्ट आ गई। तो ये था हमारा उत्तर वैदिक काल का नगर का निर्माण। हो गए यहाँ तक। आज की क्लास में इतने रखते हैं। उम्मीद है आज की क्लास में आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नई चीजें आप लोगों ने आज की क्लास में जानी होगी। अगर आप लोगों को मेरे साथ क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो हम ये क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कवर कर रहे हैं। यूट्यूब पे जो हमारा यूट्यूब हैंडल है @GS by अनुष्का चौधरी, इस चैनल से जो है हम डेली यूज जो अपनी हिस्ट्री की क्लासेस है वो कवर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ यूट्यूब पर इन क्लासेस से जुड़िए। थैंक यू। आज की क्लास इतनी रखते हैं।